नमस्ते, मैं विक्रांत काउंसिल के वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो ब्लॉग के ज़रिए हम चर्चा 2008 के उस वैश्विक मंदी की करेंगे जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक लंबी आर्थिक मंदी आ गई थी। उन कारणों को समझने का प्रयास करेंगे जिन कारणों की वजह से 2008 में वो बड़ी वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या जैसी आर्थिक घटनाएं 2008 में घटी थीं, कुछ वैसी ही आज के परिदृश्य में घट रही हैं, और क्या यह संभव है कि आने वाले 1 या 2 वर्ष में दुनिया एक बहुत गहरी आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है, जहां लोगों के रोजगार खत्म हो रहे होंगे, बाजार खत्म हो रहे होंगे, गरीबी दस्तक दे रही होगी और दुनिया एक लंबे अंधेरे की तरफ चली जाएगी। तो आज की हमारी यह पूरी चर्चा 2008 के उस वैश्विक आर्थिक मंदी की होगी, और उसके परिदृश्य में हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय की आर्थिक स्थितियां क्या कहती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 2008 के वैश्विक मंदी से। आखिर क्या हुआ था 2008 में जो पूरी दुनिया 2008 के नाम से ही कांप उठती है? उसे लगता है कि अगर 2008 जैसी वैश्विक आर्थिक आर्थिक मंदी आ गई तो पूरी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि क्या हुआ था। असल में सन 1996 में यूएसए में डॉट कॉम बूम चल रहा था। डॉट कॉम बूम क्या था कि जो आईटी कंपनियां थी वो तेजी से ग्रोथ हासिल कर रही थी, उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा था, अच्छा इनकम मिल रहा था, और यूएसए की इकोनॉमी में इस पूरे वृद्धि दर को डॉट कॉम बूम कहा गया था। और इस डॉट कॉम बूम को देखते हुए ऐसा माना जा रहा था कि यूएसए की अर्थव्यवस्था में आईटी कंपनियों का बहुत योगदान है। लेकिन सन 2001-2002 आते आते आईटी कंपनियों से जो निवेश पर लोगों को लाभ मिल रहा था वो घटने लगा, और यूएसए का जो डॉट कॉम बूम था वो दम तोड़ने लगा। अब यूएसए की अर्थव्यवस्था में जो निवेशक थे उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम कहाँ निवेश करें, कहाँ निवेश करके हम डॉट कॉम बूम के जैसे ही लाभ अर्जित कर सके। इसलिए अब निवेशकों के सामने क्या सवाल था? निवेशकों के सामने यह सवाल था कि वो निवेश कहाँ करें। अर्थव्यवस्था में जब पैसा नहीं आ रहा था तो यूएसए की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी, और तब प्रधानमंत्री हुआ करते थे बिल क्लिंटन। और बिल क्लिंटन ने कुछ ऐसे नीतिगत फैसले किए जिसका परिणाम 2008 में दिखाई पड़ने वाला था। तो वो कौन से नीतिगत फैसले थे, हम उन पर अब बातचीत कर लेते हैं। अब उस समय निवेशकों के सामने जो चुनौतियां थी उसको देखते हुए ये लग रहा था कि निवेशक अगर पैसा नहीं लगाएंगे तो हमारे अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी नहीं आएगी, और जब लिक्विडिटी नहीं आएगी तो हमारी अर्थव्यवस्था में निवेश कहां से होगा। अब यूएसए में दो घटनाएं उस समय समानांतर चल रही थी। पहली चीज थी कि जो यूएसए का रियल इस्टेट सेक्टर था, मतलब घर, मकान, बिल्डिंगें जो हम देखते हैं वो वाला सेक्टर, तो उस सेक्टर में बहुत अच्छी वृद्धि दिखाई पड़ रही थी। दूसरी तरफ जो दूसरी घटना घट रही थी कि जो यूएसए की सरकार थी वह सरकार लोगों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। ठीक वैसे ही जैसे वर्तमान समय में हमारे यहाँ भी एक लक्ष्य लेकर चला जा रहा है कि हम हर व्यक्ति को घर देना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सरकार अपने पैसे से घर देना चाहती है। उस समय यूएसए में सरकार कर्ज के जरिए लोगों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी, और लोग घर खरीद भी रहे थे। रियल इस्टेट में घर खरीदने से घरों की मांग बढ़ रही थी, मांग के स्वरूप घरों के दाम बढ़ रहे थे, और रियल इस्टेट एक बहुत मुनाफे का क्षेत्र बनता जा रहा था। और निवेशकों की नज़र इस रियल इस्टेट सेक्टर पर पड़ती है, उन्हें लगता है कि यहाँ निवेश करने से हमें लाभ मिलेगा, और रियल इस्टेट सेक्टर में जब निवेश बढ़ता है तो वहाँ लाभ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सन 1999 में एक बहुत महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला लिया, और इसे हमेशा याद रखिए। जब भी 2008 की चर्चा पर आपको कहीं अपनी बात रखनी हो या कोई कहीं कुछ लिखना हो तो याद रखिए कि सन 1999 में जब बिल क्लिंटन ने ग्लास स्टीगल एक्ट को खत्म किया, एक ऐसा कानून जो अर्थव्यवस्था में कॉमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर, इन तीनों को अलग अलग करके देखता है। लेकिन बिल क्लिंटन के इस फैसले से इन्वेस्टमेंट बैंक, कॉमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर तीनों एक जैसे दिखने लगे। अब तीनों के बीच में कोई अंतर नहीं। अब किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर बैंक, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर के बीच का अंतर समाप्त कर दिया जाए तो आप अर्थव्यवस्था के उस बुनियादी सिद्धांत को खत्म कर रहे हैं जो एक बहुत बड़े संकट को आमंत्रण करने वाली थी। अब ऐसा ही कुछ वहां भी होता है। इसके खत्म करने के बाद जब फाइनेंस सेक्टर में संस्थानों को लगा कि जब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कॉमर्शियल बैंकिंग में अंतर नहीं है तो कुछ हमें नवीन प्रयोग करने चाहिए। और सन 1999 में जो ग्राहम 20 बाइली एक्ट आया था
उसने ही इन सारी चीज़ों को जो है ख़त्म कर दिया था। अब इसमें होता क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंक की नज़र इस क्षेत्र पे पड़ जाती है। उसे लगता है कि अब हमारे पास एक अच्छा अवसर है, हम रियल इस्टेट में जा सकते हैं, रियल इस्टेट के जरिए हम एक बहुत लाभ कमा सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट बैंक एक ऐसा बैंक होती है जो कमर्शियल बैंक से अलग होते हैं। कमर्शियल बैंक सेविंग अकाउंट खोलते हैं, करेंट अकाउंट खोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट देते हैं, थोड़ी सी ओवरड्राफ्ट देते हैं, लोन देते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक ऐसा नहीं करते। इन्वेस्टमेंट बैंक में दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर लगे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग पैसा लगाते हैं। ये एक मर्चेंट की तरह होते हैं, या कंपनियों को लोन लेने में मदद करते हैं, कंपनियों के मर्जर एक्विजिशन में उनकी मदद करते हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में मदद करते हैं, और ये सब काम करते हैं। दोनों के बीच में एक अंतर होता है। लेकिन अब आपने, मैंने बताया, ग्लास स्टीगल एक्ट को खत्म करके जो ग्राहम बीस बाइली एक्ट लाया गया था, उसके जरिए अंतर खत्म किया जा चुका था। अब आम प्रक्रिया थी। अब आम प्रक्रिया क्या थी? आम प्रक्रिया ये थी कि आपको घर खरीदना है तो आपको लोन लेना है। लोन लेने के लिए आप या तो सीधा बैंक चले जाइए, या तो फिर आप किसी डीलर को पकड़ लीजिए, ब्रोकर को पकड़ लीजिए जो आपसे बैंक से लोन दिया दे। और इसके लिए आपको अपना एक सिक्योरिटी पेपर बैंक के पास रखना होता है, और बैंक आपको लोन दे देता है। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। यूएसए में हाउसिंग लोन के लिए लोग अप्लाई करते थे, अपना कुछ सिक्योरिटी पेपर रखते थे, और उन्हें पैसे मिल जाते थे, वो घर खरीद कर घर का मालिक हो जाते थे। समानांतर क्या होता था कि जो ये सिक्योरिटी पेपर होते थे, यही सिक्योरिटी पेपर कॉमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक को बेच दिया करते थे। मतलब अपना रिस्क किसको ट्रांसफर कर देते थे? इन्वेस्टमेंट बैंक को ट्रांसफर कर देते थे। और इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करते थे कि कई सिक्योरिटी पेपर को मिलाकर एक सीडीओ बनाया करते थे। सीडीओ समझना बहुत जरूरी है, कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन इसको कहा जाता है। यह कई लोन पेपर का एक संगठित दस्तावेज होता है, जिसको मिलाकर एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में बाजार में बेचा जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंक 10, 15, 20 जिस हिसाब से सीडीओ बनाते थे, और उसको वो इन्वेस्टर्स को दे दिया करते थे। लेकिन इन्वेस्टर को देने से पहले वो दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें कर रहे थे। वो कर क्या रहे थे कि वो सीडीओ की रेटिंग करा रहे थे। बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से ट्रिपल ए रेटिंग दिलाकर सीडीओ की लेजिटमेसी बढ़ा दिया करते थे, उनकी कानूनी मान्यता बढ़ा रहे थे। और उसके साथ साथ वो इंश्योरेंस का भी फायदा उठा रहे थे। बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों से अपने सीडीओ इंस्ट्रूमेंट को प्रीमियम के जरिए उनको सिक्योर करते थे, और उसके बाद इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा देते थे कि दुनिया भर की सरकारें यूएसए के इन्वेस्टमेंट बैंक में पैसा लगाने लगी थी। और ये शुरू शुरू में ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक्स को लगा कि यह एक बहुत लाभ का क्षेत्र है, पूरी दुनिया हमारी तरफ पैसा कमाने के लिए देख रही है। उन्होंने कॉमर्शियल बैंक्स को कहना चालू किया कि आप हमें खूब रियल इस्टेट के सिक्योरिटी पेपर दीजिए, खूब मकान बेचने, खूब मकान खरीदने के लिए लोन दीजिए, और वो पेपर लाकर हमें दीजिए। हम दुनिया भर के इन्वेस्टरों को वो सीडीओ बना के बेचेंगे, और उसके जरिए जो लाभ होगा वो हम सब के बीच में किसी ना किसी रूप में लाभ बटेगा। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फायदा कमा रही थी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स फायदा कमा रहे थे, कॉमर्शियल बैंक का पूरा रिस्क इन्वेस्टमेंट बैंक पे ट्रांसफर हो जाता था, उन्हें भी कुछ एवज में पैसे मिल रहे थे, और ये बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा आर्थिक खेल चल रहा था। समस्या ये हुई कि जब बैंकों को कहा गया कि आप अधिक से अधिक लोन दीजिए, तो उन्होंने उन लोगों को लोन देना चालू कर दिया जिनकी बहुत आर्थिक सेहत अच्छी नहीं थी, और ऐसे भी लोन देने चालू कर दिए जहां 1 रुपए की भी जो है मूल्य बैंकों में जमा नहीं कराया जाता था। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आप 10 लाख का गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का एक इनिशियल अमाउंट बैंक में जमा करना होता है। वहां पे क्या हो रहा था, जीरो डिपॉजिट पे आपको 50-50 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा था कि आप घर खरीद कर मालिक बन जाए। और इस पूरे खेल में क्या हुआ कि बैंकों ने बहुत से ऐसे गलत लोन बांटने चालू कर दिए जो कहीं से भी कानूनी दायरे में नहीं आते थे, और लोगों को जबरदस्ती लोन दिया जा रहा था कि आप हमसे रियायती दरों पे लोन लीजिए, और इस लोन से आप घर खरीद लीजिए। क्योंकि बैंकों को लग रहा था कि रियल इस्टेट सेक्टर इतना बूम पे जा रहा है कि हम किसी भी हाल में अगर ये पैसा नहीं भी देते हैं तो हम इनका घर कब्जा कर लेंगे, और घर को बेचकर हम पैसा अपना लौटा लेंगे। लेकिन धीरे धीरे बाजार में यह खबर फैलने लगी। सन 2005 में रघुराम राजन ने सबसे पहले बताया कि यूएसए की इकोनॉमी में ये जो कुछ भी हो रहा है, ये बहुत बड़े संकट को आमंत्रित कर रहा है। अब ये जैसे जैसे बाजार में खबर आने लगी
कि सब प्राइम लेंडिंग हो रही है। देखिए, दो तरह की लेंडिंग होती है, एक होती है प्राइम लेंडिंग, एक होती है सब प्राइम लेंडिंग। अब प्राइम लेंडिंग क्या होती है? प्राइम लेंडिंग ये है कि उन लोगों को पैसे दिए जाते हैं जिनकी साख बहुत अच्छी होती है, वो समय समय पर पैसा लौटा देते हैं, और उनको बैंक ढूंढ ढूंढ कर पैसा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेंगे। सब प्राइम लेंडिंग क्या होती है? उन लोगों को पैसे दे दिए जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जिनकी आर्थिक साख ठीक नहीं होती है, और वो जल्दी पैसा वापिस नहीं करते हैं। तो सब प्राइम लेंडिंग बढ़ रही थी, और ये खबर जैसे बाजार में आने लगी, समस्या ये हो गई कि पूरे सिस्टम का यह खेल पलट गया। खेल कुछ इस तरीके से पलटा कि एक तरफ से महंगाई बढ़ने लगी थी, तो जो फेडरल बैंक था उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू कर दिया, होम लोन महंगे होने लगे। अब आप उन लोगों को जब लोन देंगे जो चुका पाने की स्थिति में नहीं थे, जब महंगे लोन हुए तो उन्होंने कहा कि हम लोन नहीं चुकाएंगे। बैंकों ने क्या किया? बैंकों ने परिणाम स्वरूप ये काम किया कि उन्होंने लोगों के जो है घर कब्जाने चालू कर दिए। घर कब्जाने के लिए उन्होंने जो है, उन्हें लगा कि हम घर बेचकर पैसा कमा लेंगे, और उनके पास इतना ज़्यादा घरों का स्टॉक हो गया कि रियल एस्टेट मार्केट में घरों का दाम गिरने लगा। और जब घरों का दाम गिरने लगा तो समस्या ये हुई कि वो लोग जो सच में ईमानदारी से पैसा चुका रहे थे, उन्हें लगा कि 50 लाख का मेरा मकान आज बाजार में उसकी कीमत घटकर 30 लाख हो गई है, और हम इस लाभ के सौदे के लिए पूरा लोन चुकाएं, उससे बेहतर है कि हम लोन ही न चुकाएं और बैंक को कह दें कि आप घर को कब्जे में ले लीजिए। बैंकों के पास घरों का स्टॉक बढ़ता जा रहा था, और रियल एस्टेट सेक्टर धीरे 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 करते हुए धड़ाम से गिर पड़ा। और इस हाउसिंग बूम की वजह से एक वक्त में जो लोग पैसा कमा रहे थे, इसी हाउसिंग बूम के कोलैप्स की वजह से, गिरने की वजह से पूरी तरीके से जो है एक बहुत बड़ी मंदी की शुरुआत हो जाती है। जब रियल एस्टेट सेक्टर के जो है दाम घटते हैं, बैंकों को घर बेचकर पैसे उनको नहीं मिल पाता है, उधर इन्वेस्टर के बीच में भी जो है निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये जो सीडीओ है, क्रेडिट डेप्ट ऑब्लिगेशन, ये पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा फ्रॉड था जो इन्वेस्टमेंट बैंक उनके साथ कर रहे थे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने गलत तरीके से इसे AAA रेटिंग दी हुई है, और वो पैसा निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक के पास आते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ से पैसा दे? उसके पास भी वही समस्या है कि वह घरों को जो है बेच नहीं सकता है, उसके पास भी वही सिक्योरिटी पेपर है। इन्वेस्टर नहीं समझ पा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनियां जिन्होंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के जरिए AAA दिए गए सीडीओ को प्रीमियम सिक्योर किया था, उनके सामने समस्या ये थी कि अब उन्हें वो पैसा चुकाना पड़ रहा था। और दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी AIG। AIG ने ही सबसे ज़्यादा USA में जो है इस तरीके के सीडीओ पेपर्स को रेटिंग किया था और उन्हें सिक्योर किया था। अब उसके सामने भी बहुत बड़ी समस्या आ गई कि वो इतना ज़्यादा पैसा लेकर आए कहाँ से, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में तैयार किए गए सीडीओ पेपर के ऊपर कहाँ से इतनी रकम चुका पाएगी, उसके सामने भी समस्या थी। और पूरी तरीके से बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक्स कोलैप्स हो गए। AIG इंश्योरेंस कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, उसके सामने दिवालिया होने का संकट आ गया। इतना बड़ा संकट आ गया कि AIG को बचाने के लिए $85 बिलियन उस समय जो है USA सरकार ने AIG को बेल आउट करने के लिए लगाया, ताकि AIG कंपनी को बचाया जा सके, क्योंकि AIG कंपनी के डूब जाने से USA का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर डूबने वाला था। इन्वेस्टमेंट बैंक बचाने के लिए सरकार आगे आती है, बहुत से बैंकों को बचाया जाता है। कुछ बैंकों को USA का फेडरल रिजर्व बैंक खरीदता है, कुछ बैंकों को जो है कुछ बड़े प्राइवेट बैंक खरीद लेते हैं, और इस तरीके से इस संकट को बचाने का प्रयास किया जा रहा था। और इस पूरे कोलैप्स की वजह से आपको याद होगा, लेहमन ब्रदर, बार बार एक शब्द जिक्र किया जाता है कि लेहमन ब्रदर डूब गया। और लेहमन ब्रदर जैसी बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक के डूबने से पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक गहरी मंदी आ गई। इसलिए भी आ गई क्योंकि पूरी दुनिया इस समय आपस में जुड़ी हुई है, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हम अकेले हैं। और इस अकेले न होने के सिद्धांत की वजह से दुनिया के हर देश पर असर पड़ा, भारत पर भी असर पड़ा था, क्योंकि भारत के कुछ ऐसे बैंक थे जिनका निवेश USA में था, ICICI जैसे बैंक, उनके ऊपर भी असर पड़ा था, और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक गहरी मंदी आ गई थी। तो ये पूरा 2008 के उस पूरे आर्थिक मंदी के पीछे ये खेल था। पूरा खेल क्या था? बहुत सीधे शब्दों में ये था कि कॉमर्शियल बैंक किसी को भी लोन दे रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारा रिस्क तो इन्वेस्टमेंट बैंक के पास ट्रांसफर हो जा रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंक
वो तमाम सिक्योरिटी पेपर का एक ग्रुप बनाकर सीडीओ डॉक्यूमेंट बना रहे थे, और उसी सीडीओ डॉक्यूमेंट के जरिए वो जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाते थे, वहाँ उनसे अच्छा रेटिंग ले रहे थे। उसके बाद से वो एक इंश्योरेंस कंपनी के जरिए उसे सिक्योर करा रहे थे और इन्वेस्टरों को बेचकर भारी पैसा कमा रहे थे। और जब यह बबल फटा, जब एक बार नीचे से बबल फटा, कॉमर्शियल बैंक्स को लगा कि अब लोग लोन नहीं चुका सकते हैं, तो घर बेचकर भी उसे लाभ नहीं हुआ और ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। और ये पूरी कहानी थी यूएसए के उस वैश्विक 2008 के संकट की। अब समान तौर पर ये चर्चा चलती है कि क्या आज के समय में भी वैसा कुछ संकट दिख रहा है। तो सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक या क्रेडिट स्विस का जो संकट है और जो उस दौरान 2008 में वैश्विक मंदी का संकट था, उसमें थोड़ा सा अंतर है। वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, एक ऐसा फ्रॉड था जो एक कानून के खत्म करने की वजह से तैयार किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में जो बैंकों का संकट यूएसए में दिखाई पड़ रहा है, वो पॉलिसी मेजर्स की वजह से आ रहा है। वह स्ट्रक्चरल स्लोडाउन इन इकोनॉमी कह सकते हैं हम, कि अर्थव्यवस्था में जो एक ढांचागत गिरावट आ रही है उसकी वजह से आ रहा है। उस समय दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक डूब गए थे। मैंने आपको बताया कि एआईजी जैसी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को बचाने के लिए यूएसए की सरकार को $85 बिलियन रुपए लगाने पड़ गए थे। इसका असर कम है, कम इसलिए भी कह सकते हैं कि यूएसए के जो जो 3 बैंकों की बार बार बात की जा रही है, सिलिकॉन वैली बैंक को एचएसबीसी ने खरीद लिया है, क्रेडिट स्विस को यूबीएस ने खरीद लिया है, और इसका असर अभी भी दुनिया के वैश्विक अर्थव्यवस्था पे उतना नहीं पड़ा है जितना उस समय पड़ा था। ये पार्टिकुलर एक बैंकिंग सेक्टर तक की चीज रह चुकी है। लेकिन उस समय क्या हुआ था 2008 में, कि जब पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया तो लोगों को जेन्युइन कारणों के लिए भी लोन नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि बैंकों के पास जमा नहीं था, बैंक बहुत सिक्योर नहीं थे। उस समय एक निगेटिव परसेप्शन बन चुका था और उद्योग धंधे सब कुछ पूंजी के अभाव में कमजोर पड़ रहे थे, लोगों के रोजगार जा रहे। तो इसलिए वो संकट सिर्फ बैंक का संकट नहीं था, वो पूरी अर्थव्यवस्था का संकट बन चुका था। ये जो संकट आया है, ये संकट भी बहुत बड़ा संकट है। ऐसा नहीं कि दुनिया भर के शेयर बाजारों पे इसका असर नहीं दिख रहा है, लेकिन सन 2008 के जैसे इसका असर नहीं दिखाई पड़ता है। पहले उस समय बहुत दुनिया सजग नहीं थी, उसे लगता था कि द प्रॉब्लम ऑफ यूएसए इज द प्रॉब्लम ऑफ देयर। लेकिन अब क्या है कि अब दुनिया बहुत सजग है, उसे समझ में आ गया है कि अगर दुनिया के किसी एक कोने में कोई बड़ी आर्थिक घटना घटेगी तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। यही कारण है कि वो सजगता भी बहुत हद तक इस संकट के जो परिणाम हो सकते थे उनसे बचाने में मददगार साबित हो रही है। भारत को लेकर भी बातचीत करनी जरूरी है कि भारत पे इसका क्या असर हो सकता है, जो वर्तमान जारी संकट है। पहली बात तो ये है कि सिलिकॉन वैली बैंक जो पहला बैंक डूबा, उसका भारत में कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं है। क्रेडिट स्विस बैंक के कुछ शाखाएं भारत में जरूर हैं, लेकिन महज 2% के आसपास ही भारत के कुल बैंकिंग सिस्टम को आप देखेंगे तो 70% से अधिक का हिस्सा सरकारी बैंकों के पास है। फिर भारत के कुछ प्राइवेट बैंक हैं, कुछ कारपोरेट बैंक हैं, कुछ रीजनल रूरल बैंक हैं, और महज 2% के आसपास ही विदेशी बैंकों का भारत के बैंकिंग सेक्टर में उनका हिस्सा है। तो इसलिए भारत के ऊपर बहुत असर दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि शेयर बाजार में असर दिखाई पड़ता है। शेयर बाजार जरूर वोलेटाइल है और ऐसी खबरों पर रिएक्ट करता है, लेकिन एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के रूप में इस घटना को अगर हम देखने की कोशिश करें तो भारत के ऊपर अभी बहुत बड़ा कोई खतरा नहीं आया हुआ है। तो ये हमारी रिपोर्ट थी कि 2008 का वो वैश्विक आर्थिक संकट कैसे आया था और वर्तमान समय में जो संकट है उसके बीच में क्या अंतर है, भारत पर क्या असर है। उम्मीद है आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई होगी और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ऐसे ही और विषयों पर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, अपनी बनाई गई रिपोर्ट को पेश करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे और हमारा यह संवाद का क्रम लगातार बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।